जी नमस्कार, जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स की इस सीरीज में जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2022 तक पूरा कर लिया है। आज हम लोग नवंबर 2022 के न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस सीरीज में इसके बाद एक और क्लास होगी दिसंबर 2022 की, उसके बाद जाकर के जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 1 ईयर की हम लोग बिहार करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो आज देखते हैं नवंबर 2022 में कौन कौन से ऐसे न्यूज है जो आपके बीपीएससी के जो 68th बीपीएससी है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आइए हम लोग सभी स्टूडेंट जुड़ते हैं और आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि व्हिच टीम वन द मेंस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। कहने का मतलब है कि पुरुषों का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इस ऑप्शन को देख सके। पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कि जैसा कि नवंबर में इसका आयोजन किया गया था, और ये कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें इंग्लैंड की टीम ने फाइनल मैच में आपको याद होगा कि 5 विकेट से हरा करके पाकिस्तान को हराया था। तो पाकिस्तान उप विजेता रहा था। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ये खिताब जीता था। तो कहने का मतलब हुआ कि इंग्लैंड ने दूसरी ऐसी टीम बनी है जो 2 बार T20 आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप जीती है। इंग्लैंड से पहले, इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्ट इंडीज दूसरी ऐसी टीम रही थी जिसने 2 बार पहली टीम बनी थी जो 2 बार आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अगर देखें तो कहां पे किया गया था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के टीम का खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। इंडिया टीम भी इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार करके बाहर हो गई थी, आप लोगों को पता होगा, और फाइनल हुई थी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें सैम करन के ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से इस आईसीसी का जो ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान को हरा करके 5 विकेट से हरा करके जीते थे। किसने जीता था, तो पाकिस्तान ने जीता था। मेलबोर्न में ये फाइनल मैच हुआ था T20 का, एमसीजी ग्राउंड जिसको कहते हैं, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, और इंग्लैंड ने दूसरी बार ये जीता था खिताब। जॉस बटलर आप लोग को पता ही होगा, आप आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। तो जॉस बटलर फिलहाल इंग्लैंड टीम के कप्तान है, जो कि इस टीम में कप्तान थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। जबकि पाकिस्तान के जो कैप्टन थे वो थे बाबर आजम। पाकिस्तान के कैप्टन थे बाबर आजम। इंडिया टीम की बात करें तो टीम इंडिया आपको पता होगा कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार करके बाहर हो गई थी। हालांकि जो T20 वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, आप लोगों को पता होगा, पहली बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और उस T20 वर्ल्ड कप की जो पहले इवेंट की जो विजेता है वो भारतीय टीम थी। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी के लीडरशिप में, MS धोनी के लीडरशिप में इंडिया टीम ने आईसीसी T20 का पहला वर्ल्ड कप जीता था, और आपको याद होगा पाकिस्तान को फाइनल में पराजित करते के भारतीय टीम ने जीते थे। तो कुछ और भी T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो ये तो पता चल गया कि इसका आयोजन कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा आपको पता चला कि इंग्लैंड टीम ने 5 विकेट से जीता, और तीसरा फाइनल में जो रनर अप रही थी, जिस टीम को हराया था, वो पाकिस्तान की टीम थी। उसके अलावा भी आपको कुछ और फैक्ट्स जानना चाहिए T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, चूंकि अभी अभी हुआ है और बीपीएससी में पूछ सकता है। ये नवंबर की घटना है, तो स्वाभाविक रूप से जो फरवरी में बीपीएससी होगी उसमें पूछा जा सकता है। तो विजेता या विनर टीम कौन है, सेकेंड टाइम जीती है इंग्लैंड। रनर अप की बात करें तो पाकिस्तान है। आयोजन कहां पे किया गया था, होस्ट कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया है। और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में मिला था वो इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम करन, जो कि ऑलराउंडर है। सैम करन से जुड़ा हुआ एक और इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था। सैम करन आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो ये भी आप लोगों को पता है। तो सैम करन इंग्लैंड के हैं। तो इसके अलावा सैम करन को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, पूरी टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस जिसकी वजह से इनकी टीम जीत पाई थी। तो सैम करन को फाइनल में
मैन ऑफ द मैच के अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया आईसीसी टी20 का। हालांकि अगर देखें इंडिविजुअल प्रदर्शन रन के लिहाज से बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली एक बार फिर से फॉर्म में आ गए हैं और 296 रन बनाए हैं। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो विराट कोहली ने 296, और वनेंदु हसरंगा जो कि स्पिनर है श्रीलंका के, इन्होंने टोटल 15 विकेट्स लिए थे और इस तरह से सबसे ज्यादा विकेट मिला था वनेंदु हसरंगा को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई, पहले पहले कौन कौन से साल में किसने जीते थे। और अब जाकर के क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विजेता शरद कमल अचंता, जिनका नाम है अचंता शरद कमल भी कहते हैं, का संबंध किस खेल से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2022 में मिला है शरद कमल अचंता को। और मेजर आपको पता होगा कि पहले इंडिया की जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स है उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड होता था प्रेस्टिजियस अवार्ड, उसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और उसी का नाम चेंज करके पिछले साल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो टेबल टेनिस के प्लेयर है अचंता शरद कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस के इंडिया के वेटरन प्लेयर है और भारत को कई इवेंट में टेबल टेनिस में इन्होंने जिताए हैं, खास करके कॉमनवेल्थ गेम वगैरह सब में इन्होंने कई मेडल दिलाए हैं इंडिया को। तो इनको इस बार मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। तो ये देख लीजिए यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 का यही है, ठीक है, यही दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ट्रॉफी दिख रही है आप लोग को और ये वाला मेडल दिख रहा है आप लोगों को। उससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से लिस्ट में थी। एक बार होगा तो मैं आप लोगों को शरद कमल अचंता का फोटो भी दिखा देता हूं गूगल करके, ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए, तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसीलिए हम लोग दोबारा आते हैं। चलिए अपने पीपीटी पे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो अचंत का मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो मिला है किनको, तो शरद कमल अचंता को मिला है और इनको मिला है, ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। अदर अवार्ड्स की बात कर ले तो देख लीजिए अदर अवार्ड्स कौन कौन से हैं। तो अदर अवार्ड जो है वो अर्जुन अवार्ड है, जो कि युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो लगातार बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और इस बार टोटल 25 प्लेयर्स को, टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब क्या है कि कई बार एग्जाम में ये देखा गया है कि प्रीवियस एग्जाम में कि ऐसे खिलाड़ी जो जिनको कोई अवार्ड मिलता है या ऐसे खिलाड़ी जो किसी इवेंट में मेडल जीत करके लाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो, चूंकि सभी स्पोर्ट्स, भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तो बाकी स्पोर्ट्स पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनसे ये पूछ लिया जाता है कि इस इंडिविजुअल जो प्लेयर है उनका संबंध किस खेल से है। तो यहां पे देख लीजिए एक एक करके आप लोग को ये 25 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपको पता है अर्जुन अवार्ड मिला है, तो यहां से पूछने की संभावना बढ़ जाती है। देख लीजिए सीमा पुनिया की बात करें तो एथलेटिक्स है, यानी कि ये पहलवान है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद जाकर के रेसलर है, उसके बाद जाकर के एल्दोस पॉल की बात कर ले, सीमा पुनिया एथलेटिक्स, उसके बाद जाकर के एल्दोस पॉल की बात करें तो ये भी एथलेटिक्स है। अविनाश मुकुंद सबले ये भी एथलेटिक्स है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय एच बैडमिंटन, निखत जरीन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रही है, ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को। अमित ये भी बॉक्सिंग हो गया। उसके बाद जाकर के आर प्रज्ञानंद ये भी बॉक्सिंग में। उसके बाद जाकर के प्रदीप कुलकर्णी शतरंज यानी चेस में। उसके बाद दीपक ग्रेस एक्का हॉकी में, दीप ग्रेस एक्का हॉकी में। सुशीला देवी जूडो में। साक्षी कुमारी कबड्डी। नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल में। सागर कैलाश ओवलकर मलखंब में। और उसके बाद जाकर के ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग में। एला वेनिल
एलावेनिल वालारिवान, ये भी शूटिंग में। उसके बाद जाकर के सृजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु रेसलिंग, अंशु मलिक है इनका नाम, सरिता रेसलिंग में, परवीन वुशु में, पैरा बैडमिंटन में मानसी गिरिचंद्र, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पैरा बैडमिंटन, जर्लिन अनिका जे डेफ बैडमिंटन में। उसके बाद जाकर के ये सारे के सारे थे। द्रोणाचार्य अवार्ड आप लोगों को बता दूं, द्रोणाचार्य 4 लोगों को दिया गया है। जीवन ज्योत सिंह तेजा तीरंदाजी के कोच है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी द्रोणाचार्य कहने का मतलब है कि ऐसे गुरु, खेलों के गुरु जो द्रोणाचार्य की तरह अपने शिष्यों को मांझने का काम कर रहे हैं। तो जीवन ज्योत सिंह तेजा तीरंदाजी के, आर्चरी के ये है गुरु है, कहने का मतलब कोच है। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के, सुमा सिद्धार्थ जो थिरूर है वो पैरा निशानेबाजी के, और सुजीत मान जो है वो कुश्ती के है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। और उसके बाद जाकर के ये तो पीपीटी भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लेंगे, इसको बार बार मल्टी टाइम रिवीजन कर लेंगे। जो स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला जो अवार्ड है सबसे, वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी जो है इस बार दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने इस बार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है? तो ये अवार्ड एनुअली टू स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेस हु हैव excelled in various sports. The major awards are follows. देख लीजिए कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, ये पिछले 4 साल में जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उसके बाद जाकर के देख लीजिए आप लोग, अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 में शुरू किया गया था। ये भी खेलों में उत्कृष्ट के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है, एक से अधिक खिलाड़ियों को ज्यादातर मामलों में। द्रोणाचार्य जो है पुरस्कार वो कोच को दिया जाता है, बेसिकली जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य की भूमिका में उनको दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यहां पे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के कोई अगर सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर है, ये जो 12 लेक्चर्स है, इसको आप मल्टी टाइम रिवीजन करके अगर एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत हद तक सपोर्ट मिलेगा परीक्षा में। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी लेक्चर्स हो रही है, सभी के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को रेगुलर जो है वो अपलोड किया जा रहा है, रेगुलर शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे हमारे। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है। तो इसमें है JH एजुकेशन 1 करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं सभी के पीडीएफ लगभग अपलोड कर दिए गए हैं। अक्टूबर वाला आज रात तक अपलोड हो जाएगी, नवंबर वाला कल के करेक्शन के बाद एक बार करेक्शन चेक करके कल फिर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा JH एजुकेशन से। दूसरा रीजन ये भी है जुड़ने का कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी के भी एग्जाम देते हैं साथ साथ, तो अलग से यूपी की भी सीरीज लाने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी प्लानिंग तैयार किया जा रहा है कि आईएएस एग्जाम के लिए रेगुलर करंट अफेयर्स की लेक्चर्स आप लोगों के लिए यहां पे लाए जाए हर मंथली, उसको भी मंथली बेस पे अलग से किया जाए। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो आगे हमारी और भी बहुत सारी प्लानिंग्स है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के में आप लोगों को गाइड किया जाए। और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो जितनी भी मेंस एग्जाम होती है उनके लिए जो करंट अफेयर्स की जो मेंस के टॉपिक होते हैं उसका भी डिस्कशन साथ साथ उसकी आंसर फॉर्मेटिंग पे भी चर्चा की जाएगी। तो जरूर आप लोग चैनल को लाइक कर ले, वीडियो को या क्लास को लाइक कर दे, लेक्चर को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो मेंस के टॉपिक्स हैं आमतौर पर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं तो सिर्फ लेक्चर्स होती है। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस चैनल पे तो मेंस के टॉपिक को का एनालिसिस किया जाएगा, प्रॉपर ढंग से उसके लेक्चर होंगे और डिटेल में उसके आंसर फॉर्मेटिंग पे भी चर्चा होगी। तो आप लोग जरूर जुड़े हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यह है कि इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इला भट्ट पास्ट अवे इन नवंबर 2022। एक मिनट, यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है।
शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, इला भट्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने भारत में एक संगठन का नाम सुना होगा, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जिसको कहते हैं सेवा। तो इला भट्ट गुजरात की थी और इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जिसको सेवा कहते हैं। तो बेसिकली ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, इसी से क्लियर होगा, ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई थी, शिक्षा और सामाजिक कार्य यानी एजुकेशन एंड सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी इला भट्ट। ये देख लीजिए, इनकी ये तस्वीर है और इनका नवंबर 2022 में, इला भट्ट की बात करें तो नवंबर 2022 में इनका निधन हो गया था। ये बेसिकली सेवा नाम के संगठन की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की थी, यानी ये एजुकेशन और सोशल वर्क से जुड़ी हुई महिला थी। इला भट्ट बेसिकली गुजरात की थी। तो ये क्या थी देख लीजिए इनके बारे में, तो ये एक एजुकेशनिस्ट थी, ये एक गांधीयन सोशल वर्कर थी, यानी गांधी जी के जो फिलोसफी से है उनसे प्रभावित थी। अहमदाबाद में इनका निधन हो गया और देखिए बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हुए, चाहे वो पद्म भूषण की बात हो, पद्मश्री भी मिला होगा इसीलिए पद्म भूषण मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला हुआ है और इनके अलावा कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इनको मिला हुआ है। बेसिकली इनका काम क्या है देख लीजिए, तो इनका जो नोटेबल वर्क है वो सबसे ज्यादा वो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी सेवा नाम के एक संगठन की इन्होंने स्थापना की थी और इसमें 2.1 मिलियन यानी 21 लाख के आसपास सदस्य जो है वो क्या कर रही है, महिला नेतृत्व वाली बड़ी सहकारी समिति है और ये ट्रेड यूनियन में से एक है। जो कितना है इसके मेंबर, तो इसमें 21 लाख के आसपास 2.1 मिलियन के आसपास मेंबर है। आगे बढ़ते हैं तो सेवा क्या है, तो ये बेसिकली सोशल सेक्टर से, सोशल वर्क से और एजुकेशन से जुड़ी हुई थी इला भट्ट, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है कि नवंबर 2022 में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इन नवंबर 2022 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैज बिकेम। तो आप लोगों को बता दूं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, कुछ समय के लिए इनके पार्टी को जब मत नहीं मिला था, पर्याप्त बहुमत नहीं मिला था, तो दूसरे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। लेकिन बाद में क्या है, तो बाद में प्रधानमंत्री फिर से बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो नवंबर 2022 में इनके प्रधानमंत्री इजराइल के फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में देख लीजिए, भारत के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं नवंबर में दोबारा फिर से। तो चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि स्पष्ट इनके पार्टी को बहुमत नहीं है, बल्कि इनके गठबंधन को बहुमत मिली है। तो यहाँ पे देखिए तो 1 नवंबर 2022 को नेसेट यानी इजराइल के जो संसद है उसको कहा जाता है नेसेट, और नेसेट के सदस्यों का नवंबर में चुनाव हुआ था। आपको आश्चर्य होगा 1 नवंबर को चुनाव, यानी एक ही डेट में चुनाव इसलिए हो गया क्योंकि 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है इजराइल की, आप लोगों को पता होगा। और कहां भारत की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ से अधिक है। तो स्वाभाविक रूप से क्या है, तो स्वाभाविक रूप से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। तो नेसेट जो है वो इजराइल के संसद का नाम है और ये देख लीजिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दक्षिणपंथी गुट के हैं, दक्षिणपंथी गुट के हैं यानी राइट विंग के हैं ये। और 120 टोटल जो है उसमें से अगर बात करें तो 120 सीटों का जो नेसेट है उस नेसेट में 120 में से 64 सीटें जीती है इनके पार्टी और सहयोगियों ने। स्पष्ट बहुमत नहीं है नेतन्याहू को, लेकिन इनके जो सहयोगी है यानी इनका जो अलायंस है उन लोगों ने मिलाकर के 64 सीटें प्राप्त की है, यानी नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू फिर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, स्क्वैश जो होती है वो एक स्पोर्ट्स का एक अलग खेल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप भारत ने पुरुष वर्ग में किस टीम को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, एक वर्ड टाइपिंग में छूट गई है, में भारत
ने पुरुष वर्ग में किस टीम को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको एक चीज बता दूं कि साउथ कोरिया में इस स्क्वैश एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ था? तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ था आयोजन, और दक्षिण कोरिया में भारत ने कुवैत को हरा करके, जो मध्य पूर्व के देश है कुवैत को हरा करके भारत ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीत ली है और भारत ने फाइनल में हराया है कुवैत को। और इस खेल का जो आयोजन था, इस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था, वो आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। एक देख लीजिए यहाँ पे कब से कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर 2022 के बीच में हुई थी। चेगोंगजू इंटरनेशनल स्क्वैश स्टेडियम है, कहां पे है? तो ये साउथ कोरिया में है, जहां पे इसका आयोजन किया गया था। और चेओंगजू उसका नाम है, दक्षिण कोरिया में 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया था। भारत की पुरुष टीम ने पहली बार यहां पे गोल्ड जीता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम भारत ने स्क्वैश के में गोल्ड जीता है, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। और इंडियन टीम के जो कैप्टन थे, इस टीम को जो लीड कर रहे थे, उनका नाम है सौरभ घोषाल। तो एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कई बार खिलाड़ियों के भी नाम पूछ देता है कि सौरभ घोषाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सौरभ घोषाल है वो स्क्वैश खेल से संबंधित है। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं महिला टीम की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो महिला टीम में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देख लीजिए कि नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन, यानी भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, नेशनल मिल्क डे है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीश कुरियन को माना जाता है, ठीक है। और डॉक्टर वर्गीश कुरियन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर को 1970 में। ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था गुजरात में, और उसके बाद भारत ने बाकी देशों को ओवरटेक करते हुए भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना था। और इसी उपलक्ष्य में, चूंकि इनके इस महान योगदान को देखते हुए, डॉक्टर वर्गीश कुरियन के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो नेशनल मिल्क डे के रूप में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। बेसिकली ये केरल के थे, लेकिन इन्होंने जो श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी वो आप लोगों को पता होगा गुजरात के आनंद से इन्होंने शुरुआत की थी। भारत में दुग्ध क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। तो बाद में भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। बेसिकली ये क्या है, इनको माना जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बाकी चीजें आप लोगों को पता है कि इन्हीं के प्रयास से भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन पाया। आज भारत जो है वो विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज रिजर्वेशन बीन गिवन टू द इकोनॉमिकली वीकर अपर कास्ट इन इंडिया। भारत में जो स्वर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण है या अपर कास्ट है, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जिनको कहा जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। आप लोगों को पता होगा इनको कहा जाता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी। अब इसमें हुआ क्या था कि जब ये लागू किया गया था भारत में, आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर ये है कि पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत। तो भारत में जो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाए गए थे, 2019 में लाए गए थे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ था कि 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो दूसरे जाति के हैं, अपर कास्ट के हैं, जो अभी तक रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रहे थे, तो उनको सरकार ने रिजर्वेशन देने का फैसला किया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, आपको पता होगा,
ठीक है। तो इसी को ये क्यों मैंने यहां पे शामिल किया, ये तो 2019 का होगा, इसको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ईडब्ल्यूएस को के इस कोटा को कई सारे लोगों ने विरोध किया था, कई सारे संगठन और कई सारे इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने विरोध किया था, और इसे लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन का फाइनली जो फैसला है, और लोगों ने चैलेंज ये किया था क्योंकि इसके लागू होने के बाद जो आरक्षण की सीमा है, जो रिजर्वेशन है, वो बढ़कर के कितना हो गई थी, 50% से ज्यादा हो गई थी। और इसको लेकर के कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो मूल ढांचा है, उसका ये उल्लंघन कर रहा है। तो इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में थी, ये केस दायर किया गया था, ठीक है, पिटीशन दायर किया गया था, और फाइनली जो है वो नवंबर 2022 में इसका फैसला आया है। और ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से जो कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण मिला है उसको जारी रखने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में दलील ये भी दी कि ये इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस नहीं करता है, यानी संविधान के मूल जो अवधारणा है या मूल ढांचा है जिसको कहते हैं उसका उल्लंघन नहीं करती है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत, आपको पता होगा, 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में दिया गया था, और ये लाई थी सरकार, इस अधिनियम को पास कराया गया था। और इसके तहत चूंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 जो है वो अवसर की समानता की बात करती है, और अनुच्छेद 16 जो है वो आर्थिक अवसर की समानता की बात करता है। तो इन दोनों ही संविधान में, ये दोनों ही अनुच्छेद की बात करें तो दोनों ही अनुच्छेद में ये 6 जोड़े गए थे, और इसमें भी 6 जोड़ा गया था। और ये बेसिकली जोड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो असमानता और यहाँ पे जो समानता की बात कही है तो उसका वायलेंसन ना हो, इसके लिए उन्होंने यहां पे ये दोनों जोड़े थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत, तो कुल मिलाकर के 103वें संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। और देख लीजिए ये आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये है, देख लीजिए ध्यान से, कि नवंबर 2022 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको पता होगा कि भारत का जो डाक विभाग है, इंडिया पोस्ट जो है, उनके द्वारा एक पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई है, और वो पेमेंट बैंक है जिसका नाम है IPPB, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका नाम है, और इसे भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसने एक क्या किया था, तो इसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया था, यानी वित्तीय साक्षरता कैंप लगाया गया था, जिसमें निवेशक दीदी के नाम से एक महिला होगी जो महिलाओं को क्या करेगी, तो आर्थिक रूप से महिलाओं को जो वित्तीय साक्षरता है उसको लेकर के उनमें जागरूकता या वित्तीय रूप से उनको साक्षर करने का काम करेगी, निवेशक दीदी के द्वारा ये किया जाता है। इसी के तहत क्या था कि इसी के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा क्या है कि इन निवेशक दीदियों को आमंत्रित किया गया था, और उनको वहां पे जो डल लेक है, श्रीनगर शहर के अंदर जो डल लेक है, वहां पे क्या किया गया था, तो वहां पे व्यवस्था की गई थी शिकारा के ऊपर इन महिलाओं को बुला करके उनको वित्तीय साक्षरता, यानी वित्तीय रूप से उनको साक्षर करना, जमाना के अनुसार उनको इसके अकॉर्डिंग उनको लिटरेट करना, ताकि जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं, लिटरेसी है, वो उनके अंदर डेवलप हो सके। तो डल झील श्रीनगर में है, कहां पे है, श्रीनगर में है, और श्रीनगर में जो डल झील है वहीं पे इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, शिकारा पे, ये देख लीजिए। और इसमें अगर देखेंगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, किसके द्वारा किया था, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो किसका है, तो भारत के डाक विभाग का है। और मेन जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी बाय वुमेन फॉर वुमेन अंडर एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी। तो निवेशक दीदी के अंदर क्या है कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर करने की बात कही गई थी। तो कहां पे आयोजित किया गया था, देख लीजिए, इसका आंसर होगा डल झील श्रीनगर में। और ये क्या था, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम था, जिसमें महिलाओं के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाएगा, तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं को ट्रेंड दिया जाएगा। आगे यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो निवेशक दीदी एक महिला डाकिया के रूप में कार्य करेगी, और जिसका काम क्या होगा कि जनता में, ग्रामीण जनता में जो गहरी सामाजिक जुड़ाव होगा उसे एक आरामदायक वातावरण में ग्रामीण जनता के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होगी। कहने का मतलब होगा कि वित्तीय साक्षरता को लेकर के, वित्तीय
मुद्दों को लेकर के जो उनके अंदर डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने का काम ये निवेशक दीदी करेगी। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। तो वित्तीय जागरूकता अवेयरनेस का काम करेगी ये। अब जाकर के देखिए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेकर के कुछ और डिटेल आप लोग जान लीजिए। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो 100% स्वामित्व वाली इक्विटी के साथ डाक विभाग के द्वारा और संचार मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। और ठीक है, 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, के रूप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का क्रम है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ऑर्डर एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज। तो आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जिनको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप लोगों को पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पादरीवाला जी के रिटायर होने के बाद। ठीक है, आगे नेक्स्ट पारदीवाला थे और उनके बाद एक और बने थे, उनके बाद ये 50 में बने हैं। ठीक है, तो 50 में न्यायाधीश हैं, पारदीवाला नहीं थे, ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए, थोड़ा फैक्ट्स आगे पीछे हो रहा है। तो 50 में जो मुख्य न्यायाधीश है ये बने हैं कौन? तो 50 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50 में न्यायाधीश बने हैं। आगे इनका जो कार्यकाल होगा आमतौर पर आप लोग को पता है, सेवा शर्तें पता है कि कितने वर्ष तक होना चाहिए और कितने आयु तक होना चाहिए। तो उनके आयु के हिसाब से कैलकुलेट करने पे 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और उसके बाद जाकर के जो भारत के सबसे ज्यादा समय तक चीफ जस्टिस रहे थे, आप लोगों को पता होगा, वाई.बी. चंद्रचूड़ उनके बेटे हैं। ये भारतीय संविधान की बात कर ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करता है और आर्टिकल 124 सेक्शन 2 जो है द्वारा जो वित्त प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की इसके का प्रयोग करते हुए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये है, देख लीजिए कि नवंबर 2022 में किन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन इन नवंबर 2022। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉ कमीशन जो होती है, जो विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग का कार्य क्या होता है? तो विधि आयोग का जो कार्य होता है वो सरकार को एक तरह से देखें तो कानून में सुधार से संबंधित कई सारे जो सुधार होते थे, जो लीगल या फिर लॉज वगैरह सब में जो होते हैं उनमें रिफॉर्म के लिए सरकार को वो क्या करते हैं तो सुझाव वगैरह सब देने का काम करते हैं। कंट्रोल इनसे अलग होता है अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है, जबकि जो विधि आयोग जो होते हैं, लॉ कमीशन जो होते हैं, वो लॉ रिफॉर्म के रिकमेंडेशन करते हैं, लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड। तो भारत में 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष है वो बनाया गया है किनको? तो वो ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। ऋतुराज अवस्थी आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ये। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को नवंबर 2022 में भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि 22nd लॉ कमीशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में ये इनसे पहले पोस्टेड थे। 7 नवंबर 2022 को ठीक है विधि आयोग का गठन किया गया है और 2.5 साल के बाद किया गया अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
ठीक है, तो 7 नवंबर 2022 को इसके विधि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। हालांकि इसका जो गठन है वो 2.5 साल पहले ही हो चुका था। आगे 3 साल की अवधि के लिए किया गया है और 24 फरवरी 2022 को इसको अधिसूचित किया गया था। ठीक है, बाकी देख लीजिए कि बाकी कौन कौन से मेंबर है। यहां पे देख लीजिए विधि आयोग के, तो जस्टिस के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा और प्रोफेसर राका आर्य जो है और एम करुणानिधि जो है, ये सब के सब विधि आयोग में शामिल किए गए हैं। इनका काम क्या होगा, तो रिफॉर्म, लीगल जो लॉज रिफॉर्म यानी जो कानून वगैरह सब है उसमें जो सुधार से संबंधित सलाह देना और रिसर्च करना इस आयोग का काम होगा। ठीक है, तो आगे तो जस्टिस कौन बने हैं, ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है विधि आयोग का अध्यक्ष। आईसीसी ने 2009 में हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की थी, यानी एक ऐसे आइकॉन प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट को, जो जेंटलमैन कहा जाता है, गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, उसको और अपने व्यवहार से या अपने खेल से उन्होंने क्रिकेट के प्रतिष्ठा को बढ़ाया और ऐसे खिलाड़ियों को 2009 से आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। पिछले दिनों 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में और इसीलिए ये हॉल ऑफ फेम फिर से चर्चा में है। तो इसी के तहत, हालांकि इस बार भारतीय शामिल नहीं है कोई, आप लोग को बता दूं, तो इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी, जिनको प्रीवियस ईयर में कभी हॉल ऑफ फेम में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि 2009 में जब हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई थी तो उस समय भारत में बिशन सिंह बेदी जैसे महान क्रिकेटर को चुना गया था, फिर सुनील गावस्कर को भी दिया गया, फिर अनिल कुंबले को दिया गया, कपिल देव को भी दिया गया, कपिल देव को, फिर अनिल कुंबले को, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद जाकर के नेक्स्ट जो है वो वीनू मांकड़। इतने खिलाड़ियों को अभी तक मिल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी को अभी तक हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अभी वो युवा है और अभी अभी उन्होंने खेल छोड़ा है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में, अभी अभी रिटायरमेंट हुए हैं, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में और जितने जेंटलमैन थे ये, उस हिसाब से अगर देखें, कैप्टन कूल कहा जाता था इनको, मैदान में कैसी भी सिचुएशन हो ये अपने संयम को नहीं खोते, तो फ्यूचर में इनको भी दिया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारत के अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ से फिलहाल अगर देखेंगे तो सुनील गावस्कर शामिल है, अनिल कुंबले शामिल है, कपिल देव शामिल है, उनके अलावा बिशन सिंह बेदी शामिल है, इनके अलावा राहुल द्रविड़ शामिल है, सचिन तेंदुलकर शामिल है और वीनू मांकड़ शामिल है। लेकिन अभी तक महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। ये देख लीजिए, तो आईसीसी के द्वारा ये हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। इस बार की बात कर ले तो देखिए 2022 में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। उनमें से एक खिलाड़ी जो है वो वुमेन क्रिकेटर है, इसका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स। चार्लोट एडवर्ड्स कहां की है, तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। उसके बाद जाकर के शिव नारायण चंद्रपाल, आप लोगों को याद होगा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। और उनके बाद जाकर के अब्दुल कादिर जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर थे, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बॉलर थे। तो 3 खिलाड़ी, चार्लोट एडवर्ड जो कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर रही है, शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन रहे, बल्लेबाज रहे, और अब्दुल कादिर की बात करें तो ये पाकिस्तान के स्पिन बॉलर रहे हैं। 2 जनवरी 2009 को हॉल ऑफ फेम को लॉन्च किया गया था और अभी तक बात करें तो ये ऐसे खिलाड़ियों को मान्यता देता है, ऐसे लीजेंड्स को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है जो गेम को लंबे समय तक खेला हो और उसके बाद जाकर के क्रिकेट शानदार इतिहास के मतलब कि उपलब्धियों में शामिल रहा हो, क्रिकेट के इतिहास में इनकी जो उपलब्धि हो शानदार रहा हो। ठीक है, भारतीयों की बात कर ले तो देख लीजिए, बिशन सिंह बेदी 2009, सुनील गावस्कर 2009, कपिल देव 2010, अनिल कुंबले 2015, राहुल द्रविड़ 18, सचिन तेंदुलकर 19 और वीनू मांकड़ जो कि आजादी के आसपास भारत के बैट्समैन हुआ करते थे, वीनू मांकड़, उनको 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय या पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन नवंबर 2022 ऑन व्हिच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज टू 8 बिलियन। तो आप लोग को पता है कि नवंबर 2022 में दुनिया की जो आबादी है वो बढ़ करके कितनी हो गई, तो दुनिया की आबादी नवंबर 2022 में बढ़ करके 8 अरब हो गई। और यही पूछा जा रहा है कि विश्व की जो ये आबादी 8 अरब हो गई है, 8 बिलियन जो आबादी हो गई है, ये कितने तारीख को हो गई है 8 बिलियन बढ़ करके वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये अनुमान है, ठीक है, ये अनुमान है यूएन के द्वारा कि 15 नवंबर को दुनिया की आबादी जो है वो वर्ल्ड की जो
पॉपुलेशन है वो बढ़ करके 8 बिलियन हो गई। कब हो गई? तो ये हो गई आपका 15 नवंबर। कब हो गई? तो ये हो गई आपकी 15 नवंबर 15 नवंबर 2022 को। कितनी? 8 बिलियन, 8 अरब। इस जनसंख्या के 2030 तक बढ़ करके 2030 तक जो ये पॉपुलेशन होगी इसके बढ़ करके 9.7 बिलियन होने का अनुमान है। 9.7 अरब हो जाएगी और उसके बाद जाकर के ठीक है 8.5 बिलियन होगी और 9.7 2050 में होगी। ठीक है, आगे तो यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लें, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुई थी। अब देखिए तो 2030 में जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की कितनी हो जाएगी? तो 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 में जो दुनिया की आबादी है, 2050 में विश्व की जो आबादी है वो 9.7 अरब हो जाएगी। ऐसा अनुमान बताया है संयुक्त राष्ट्र ने अपने एस्टीमेट में। तो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी बढ़कर के 8 अरब हो गई है। जनसंख्या बढ़कर के दुनिया की 8 अरब हो गई है और अनुमान है कि 2030 में 8.5 अरब हो जाएगी। इसी तरह से 2050 में दुनिया की आबादी बढ़कर के कितनी हो जाएगी? तो 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी और ज्यादातर जो है वो इन देशों का योगदान होगा 2050 तक आबादी बढ़ाने में, क्योंकि इन कंट्रियों में अभी यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। तो इंडिया, कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, ये सबके सब वो देश है, भारत, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, जहां की आबादी में सबसे ज्यादा जिनका योगदान होगा 2050 में दुनिया की आबादी को 9.7 बिलियन तक पहुंचाने में। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को देखने से पहले आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ लेक्चर्स को देख रहे हैं, यूनिक व्यूवर्स हैं, ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूनिक व्यूवर्स हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि न सिर्फ इस सीरीज को आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए चलाया जा रहा है बल्कि आप लोगों के बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए सेपरेट करंट अफेयर्स की सीरीज फ्यूचर में चलाई जाएगी। उसकी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम के आप मेंस देते हैं, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स के आप लोग मेंस देते हैं, उन सभी एग्जाम के मेंस को लेकर के भी जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे आंसर राइटिंग पे भी चर्चा होगी अब जाकर के। तो इसीलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको इन कंटेंट का पीडीएफ चाहिए ताकि आप मल्टी टाइम उसको रिवीजन कर सके, तो हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, सेम इसी नाम से है, JH एजुकेशन 1 नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर ले ताकि आपको रेगुलर पीडीएफ के अलावा क्लास के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको मिलता रहे लगातार। इसके अलावा आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी JH एजुकेशन 1 नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टाइम टू टाइम वहां पे भी हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट फ्यूचर में डालेंगे ताकि आप लोग एकदम से अप टू डेट बने रहे। ठीक है, तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस YouTube चैनल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है कि 15 से 16 नवंबर के बीच 17वां G20 लीडर समिट का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो G20 लीडर्स की समिट है वो 2023 वाला जो है वो इंडिया में होना है। तो 2023 में भारत में होगा G20 के समिट होने हैं नई दिल्ली में। तो उससे पहले जो है वो G20 का जो 22 में जो सम्मेलन हुआ है, G20 क्या है? तो विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है जिसमें दुनिया के बड़ी देशें शामिल है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो। तो इनका जो सम्मेलन है वो बुलाया गया था बाली में। बाली कहां पे है? तो बाली है इंडोनेशिया में और यहीं पे भारत ने 15 से 16 नवंबर को हुई थी बाली में सम्मेलन हुआ था G20 का और यहीं से भारत ने इंडोनेशिया से अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है G20 का। तो इस तरह से औपचारिक रूप से भारत जो है वो अब अध्यक्ष 1 साल के लिए बना है और इसी 1 साल के अध्यक्ष के दौरान सितंबर में आप लोगों को पता है कि नई दिल्ली में G20 के बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के बाली समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, आप लोगों को पता होगा। तो 15 से 16 नवंबर के बीच कहां पे आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया के बाली में।
ठीक है, इंडोनेशिया में एक बाली नाम का आइलैंड है, वहां पे आयोजित किया गया। और चूंकि दुनिया जो है वो आपको पता होगा कि दुनिया कोविड-19 के बाद धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, कोविड-19 हो चाहे उसके बाद जाकर के रशिया यूक्रेन वॉर हो, तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड में क्राइसिस आ रही है, वर्ल्ड में जो रिसेशन आ रही है, तो उसको सब मिल करके दूर करने के लिए बात कही गई है इसमें। और इसीलिए जो इस समिट है, बाली समिट का, उसका थीम रखा गया था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसका थीम था बाली समिट का। साथ ही भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। तो इस तरह से 2023 में जो है वो भारत में G20 का समिट नई दिल्ली में होना है। आप लोगों को पता भी होगा कि G20 से 66 बीपीएससी में, यानी पिछले साल जो बीपीएससी की एग्जाम हुई थी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंबोडिया के नोमपेन में आयोजित 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 90th आसियान इंडिया समिट इन नॉम पेन कंबोडिया। तो नॉम पेन जो है वो कंबोडिया की कैपिटल है, आप लोगों को पता होगा। और आसियान जो क्या है, तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिनमें साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 कंट्री शामिल है। आप लोगों को पता होगा 10 कंट्रीज आर ठीक है मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एक चीज बता दूं कि भौगोलिक रूप से देखें तो भारत दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत दक्षिण एशियाई देश है। लेकिन भारत के को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ना तो किसी दुनिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और ना भारत के द्वारा इस दक्षिण एशिया के 10 बड़े देशों को इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए ज्योग्राफिकली भारत टेक्निकली इसका मेंबर तो नहीं बन सकता है, लेकिन भारत का जब भी आसियान का समिट होता है तो आसियान के समिट के साथ ही जो डायलॉग होती है, जो समिट होती है, इंडिया प्लस आसियान का भी होता है। यानी इंडिया के साथ जो है वो आसियान की अलग से एक शिखर सम्मेलन भी बुलाया जाता है उसी आसियान के सम्मेलन के दौरान। और उसमें भारत की तरफ से अभी इस बार जो इसका आयोजन किया गया था वो नामपेन में किया गया था, जो कंबोडिया की कैपिटल है। और भारत की तरफ से भारत के जो उपराष्ट्रपति है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये शामिल हुए थे। भारत की तरफ से इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कहां पे? तो ये 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जाकर के देख लीजिए तो कहां पे हुआ था, तो कंबोडिया के नामपेन में हुआ था और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब देख लीजिए आसियान है क्या, तो आसियान का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है कि आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कौन कौन से कंट्री शामिल है, तो ब्रुनेई शामिल है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये चारों के सातों क्या है, ये सबके सब 8 जो है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये साउथ एशियन कंट्री है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और इनका बेसिकली जो ग्रुपिंग क्यों है, तो टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इसके लिए इनका गठन किया गया था। इसका गठन जो है वो बैंकॉक में, यानी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में 1967 में इसका गठन किया गया था। और इसकी कैपिटल जो इसकी हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसकी हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, जो कि आप लोग को पता होगा जावा नाम के आइलैंड पे है। तो यहां पे जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। और आसियान को अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के ट्रेड पार्टनर की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसए है, उसके बाद चाइना है। तो ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बनकर के उभरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है कि नवंबर 2022 में पूर्व आईएएस अधिकारी सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सीवी आनंद बोस हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट इन नवंबर 2022? तो आपको एक चीज बता दूं कि भारत में जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो श्री जगदीप धनखड़ जो थे उन्होंने
त्यागपत्र देकर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था और उसके बाद जाकर के उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और वो भारत के उपराष्ट्रपति बन गए थे। इस दौरान जब तक नवंबर में जब तक नए राज्यपाल का ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई थी, तब तक पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे वो बनाए गए थे। मेघालय के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। फाइनली फुल टाइम गवर्नर जो है वो बना करके भेजा गया है किनको, तो वो भेजा गया है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस जो है वो रिटायर आईएएस अधिकारी रहे हैं, सीवी आनंद बोस, और इनको पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाया गया है। श्री जगदीप धनखड़ के पद खाली करने के बाद ये पद खाली था वहां पे और अतिरिक्त प्रभार में थे मेघालय के राज्यपाल के द्वारा। तो ये है सीवी आनंद बोस और ये रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी और अब जाकर के ये बने हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं, और इसलिए बने हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लिए उन्होंने अपना पद छोड़ा था यहाँ का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में निर्मित डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया? इन नवंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द डोनी पोलो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिल्ट इन व्हिच स्टेट टू द नेशन। तो देश को इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड जो हवाई अड्डा होती है बेसिकली वो ये होती है कि वहां पे जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उसको खुद को वो रिसाइकल कर लेते हैं, यानी पर्यावरण में किसी भी रूप में वो प्रदूषण यानी एनर्जी एफिशिएंसी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हैं, रिसाइकलिंग होती है चीजों की, जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं उनका, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्यावरण में अतिरिक्त प्रदूषण नहीं फैलाता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे हवाई अड्डा को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। और ऐसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, यानी इसका उद्घाटन किया। और ये हवाई अड्डा जिसका नाम है डोनी पोलो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पे है बनी है? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश, यानी इंडिया के जो 7 सिस्टर्स है, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उसी में से एक राज्य है। कौन सी? तो उसी में से राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में बनी है डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये देख लीजिए डोनी पोलो जाज कारकू रियांग ईटानगर करके है, यानी कि ये ईटानगर में है ये एयरपोर्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। ये अगर बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ग्रीन फील्ड के बारे में जान लीजिए क्या होता है। तो ये प्रमोट करती है एनर्जी एफिशिएंसी को, प्रमोट करती है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, और रिसाइकलिंग जो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, गंदगी होती है, उनको रिसाइकल करने का इनका खुद का व्यवस्था होता है, इसीलिए इनको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। तो कहां पे? तो डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग को बता दूं कि मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, और अभी जो है वो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें जापान की हिना हयाता को इन्होंने हराया है। टेबल टेनिस की जो एशियन चैंपियनशिप हुई है उसमें जापान की है हिना हयाता, उसको पराजित करके जापान की जो हिना हयाता है उसको इन्होंने पराजित किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें, और इसीलिए मनिका बत्रा फिर से चर्चा में आ गई। अब देख लीजिए तो मनिका बत्रा क्या है? तो मनिका बत्रा भारत में टेनिस की प्लेयर है, आप लोगों के सामने ये देख पा रहे हैं आप लोग। और मनिका बत्रा ने क्या किया है? तो मनिका बत्रा ने जो एशियाई कप जो 2022 में हुई थी, एशियन कप कहा जाता है इसको, ठीक है, एशियाई कप नहीं बल्कि एशियाई कप कहा जाता है इसको। तो मनिका बत्रा ने जो टेबल टेनिस की प्लेयर है मनिका बत्रा, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य, पहली बार भारत को कांस्य मिला है यहाँ पे, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हिना हयाता जो जापान की है उसको एशियन कप 2022 में इन्होंने पराजित किया है, और इस तरह से मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने देश के लिए, भारत के लिए जीता है।
पहली बार किसी एशियाई कप टेबल टेनिस में, चूंकि इसमें चाइना का दबदबा होता है, आप लोगों को पता होगा, चाइना का, जापान का, तो पहली बार किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने कोई भी पदक हो, चाहे वो कांस्य ही क्यों ना हो, ये जीता है। और अगर एशियाई कप 2022 के आयोजन की बात करें तो बैंकॉक में इस टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। तो प्रश्न संख्या 18 आप लोगों के सामने यह है कि 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा किन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द पीस प्राइज बाय द गांधी मंडेला फाउंडेशन ऑन नवंबर 19, 2022। तो आप लोगों को बता दूं कि गांधी मंडेला अवार्ड जो है वो 14वें तिब्बत के जो 14वें आध्यात्मिक गुरु, जिनको दलाई लामा कहा जाता है, तिब्बतियन के, जो कि निर्वासित होकर के भारत के अरुणाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, उनको दलाई लामा जी को, जो कि 14वें दलाई लामा है, तिब्बतियन के धार्मिक गुरु है, उनको 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया। ये बेसिकली गांधी और मंडेला की जो फिलॉसफी रही है, उनके जो विचार रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हीं की तरह शांति व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। इसीलिए दलाई लामा जी को 2022 का क्या मिला है? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है। ये 14वें दलाई लामा है। कहाँ के है? तो ये तिब्बतियों के धार्मिक गुरु है और भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फिलहाल निवास करते हैं। तो इनको मिला है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार, यानी पीस प्राइज दिया गया है। बेसिकली देख लीजिए ये किनको दिया जाता है? तो हु कैरीज फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ गांधी एंड मंडेला बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ सोशल वेलफेयर, पीस, इन्वायरमेंट, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। तो इन सेक्टर्स में काम करने के लिए दिया जाता है। और बेसिकली दलाई लामा जो है वो तिब्बतियन के 14वें गुरु है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये देख लीजिए क्या है यहाँ पे कि किस भारतीय महिला को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? व्हिच इंडियन वुमन हैज बीन ऑनर्ड विद यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 जो है वो दिया गया है किनको? तो वो दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन क्या है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वो हरगिला आर्मी चलाती है। हरगिल आर्मी क्या होता है? देखिए, हरगिला आर्मी चलाती है और हरगिला आर्मी क्या करती है? तो एक पक्षी है वहां पे, ग्रेट एडुजेंट स्टॉर्क कहा जाता है। वो असम के क्षेत्र में पाए जाने वाला एक तरह से सारस पक्षी से मिलता जुलता पक्षी है, जिसको कहा जाता है ग्रेट एडुजेंट स्टॉर्क। उसके संरक्षण के लिए ये काम कर रही है। पूर्णिमा देवी की लीडरशिप में एक जो पर्यावरणविदों का, एक युवाओं का एक ग्रुप है जिसको हरगिला आर्मी कहा गया है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो ग्रेट एडुजेंट जो स्टॉर्क है उसको बचाने का, यानी एक प्रकार से ये सारस पक्षी की तरह होता है, जिसको बचाने का प्रयास कर रही है। और इसी के लिए इनको यूएन के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार क्या मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये कहाँ की है? तो ये असम की है। किस लिए काम कर रही है? तो ये हरगिला आर्मी का नेतृत्व कर रही है। जो क्या कर रही है? तो हरगिला आर्मी का जो काम है वो ये है कि ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क नाम का सारस पक्षी है, उसको बचाने का, उसके संरक्षण का, उसके पुनर्वास का कार्य कर रही है। और इसीलिए पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या मिला है? तो यूएन का, ठीक है, यूएन की तरफ से मिला है इनको सर्वोच्च पुरस्कार। हालांकि इनके ये अन्य भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा पहले भी इनको भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। पूर्णिमा देवी का देख लीजिए डिटेल। तो पूर्णिमा देवी का डिटेल ये है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में यूएनईपी के द्वारा ये दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्या काम करती है? तो ग्रेट एडुजेंट स्टॉर्क जो कि विलुप्त हो रही है उसको बचाने का काम करती है, हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने ये है कि अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति है? अब्देल फतेह अल सीसी इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। 4 देशों के नाम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी 26 जनवरी का अगर परेड आप लोगों को याद होगा तो 26 जनवरी में आपको याद होगा कि भारत
के मुख्य अतिथि बने थे अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब्देल फतेह अल सीसी कहां के? इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति है। नवंबर में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि हमारे जो एस जयशंकर साहब है, भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने नवंबर में इनको निमंत्रण दिया था कि हाँ, ये हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनिए। तो इसीलिए नवंबर में ये चर्चा में आए थे। और अब चूंकि गणतंत्र दिवस का आयोजन हो गया है तो पैरेड आप लोगों को याद होगा, तो इनका फेस भी आप लोगों को याद होगा। तो इजिप्ट यानी मिस्र के ये राष्ट्रपति है और ये देख लीजिए, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। तो अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है और ये भारत के मुख्य अतिथि भी बने थे जब अभी 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस पैरेड, जो कि आपको पता है कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था, तो उसमें ये भारत के मुख्य अतिथि बने थे। इनको हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने मोदी जी की तरफ से निमंत्रण भेजा था और इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था। और अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब इजिप्टियन यानी किसी मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र में मुख्य अतिथि बनाया गया गणतंत्र दिवस में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने यह है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस क्षेत्र में है? ठीक है, इन व्हिच रीजन इन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो मोना लोआ लोकेटेड? तो आप लोग को पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो है मोना लोआ, जिसमें फिर से इरप्शन शुरू हो गया है। और ये आप लोग को पता होगा कि उत्तरी अमेरिका और इस तरफ एशिया है और इस तरफ की बात करें तो इस तरफ है नॉर्थ अमेरिका और इसी नॉर्थ अमेरिका इस यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में इधर हो गया और ये है आप लोगों को पता होगा साउथ अमेरिका। और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में उत्तरी अमेरिका के ही क्षेत्र में यहाँ पे है हवाई द्वीप। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हवाईयन आइलैंड नजर आएगा जो कि यूएस का टेरिटोरी है, इसकी कैपिटल होनोलुलु है। तो यहीं पे इसी हवाईयन आइलैंड में ही एक आइलैंड है जिस पे मोना लोआ नाम का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यहाँ पे जापान वगैरह सब है, फिलीपींस है। तो ये कौन सा है? ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है और इसके चारों किनारे किनारे पे इतने सारे एक्टिव वोल्केनो है कि प्रशांत महासागर के इस जो किनारा है उसको आप लोगों को पता होगा कि रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय कहा जाता है। इतने सारे एक्टिव वोल्केनो किनारे किनारे पे है जो कि प्लेट के मार्जिन का इलाका है। हालांकि वोल्केनो जो हवाईयन आइलैंड के वोल्केनो है वो प्लेटों के बीच में है और वो प्रशांत महासागर के किनारे नहीं होकर के बिल्कुल बीचों बीच में है हवाई द्वीप समूह पे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय जो ज्वालामुखी है मोना लोआ, वो एक बार फिर से इसमें इरप्शन शुरू हो गया है। ये देख लीजिए उसके फोटोग्राफ्स। आगे ठीक है, आगे 1984 के बाद ये फिर से एक्टिव हो गया है। कुछ और भी जो न्यूज वगैरह सब है उसको भी मैं आप लोगों के पीडीएफ में डाल देता हूं। ऐसे न्यूज जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, अभी क्वेश्चन उसका तो नहीं बनाया गया, लेकिन उन न्यूज को आप मल्टी टाइम रिवीजन कर ले क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। जैसे भारत बायोटेक के द्वारा इनकोवेक नाम का एक वैक्सीन बनाई गई है जो बूस्टर डोज का काम करेगी और जो नाक के माध्यम से नेजल वैक्सीन होगा, आप लोग को पता होगा। तो कुछ ऐसे न्यूज भी मैं आप लोग को करा देता हूं, बीच बीच में डाल दिया हूं, मैंने आपके पीपीटी में भी डाल दिया है पीडीएफ में, ताकि आप लोग उसको मल्टी टाइम रिवीजन कर सके। तो देखिए इसमें है कि इनकोवेक जो वैक्सीन है, इनकोवेक वो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। ये भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाई गई एक नेजल वैक्सीन है और इसे भारत सरकार बूस्टर डोज के रूप में यूज करेगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है बूस्टर डोज के रूप में यूज करने के लिए। इनकोवेक नाम है इस नेजल वैक्सीन का। तो इसको बस इतना ध्यान रखना और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, तो बीच में कई सारे ऐसे न्यूज है, अगर उस मंथ का जो क्वेश्चन नहीं भी बना है तो उसको भी मैं आप लोगों के पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर एग्जाम में पूछ ले इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से हल कर सके। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो आपको एक भी बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट का जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का सीजेआई के लीडरशिप में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक कॉलेजियम, एक टीम होती है वरिष्ठ, 4 सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक टीम होता है और यही टीम क्या करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जजों के नियुक्ति का काम देखती है। तो यहां पे अगर बात करें ट्रांसफर वगैरह सबका भी, तो इसमें 4 होते हैं वरिष्ठतम जज और उसमें 1 प्लस कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और उसके बाद जाकर के +4 सीनियर जजेस मिल करके बनती है, एक टीम बनती है जिसको कॉलेजियम कहा जाता है इसको। और यही कॉलेजियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट को देखती है कि देश के किस हाई कोर्ट से या किस कानून के जानकार को, किस हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के कानून के जानकार को जज बनाया जा सके सुप्रीम कोर्ट। ये सारा मसला जो है वो ये देखती है और यही इन लोगों की सिफारिश करती है सरकार को कि इन्हें जज बनाया जाना चाहिए। तो अगर बात करें तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के ये क्यों चर्चा में रही, तो ये इसलिए चर्चा में रही कि इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के अभी एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी चल रहा है, विवाद चल रहा है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। और उसी विवाद के दौरान ये फिर से कॉलेजियम चर्चा में आ गई है। सरकार चाहती है कि इस कॉलेजियम को समाप्त करे और उसकी जगह न्यायिक सुधार के तहत क्या हो कि ये अधिकार सरकार के पास हो कि जजों की नियुक्ति, अभी सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने जजों की नियुक्ति कर ले रही है, तो सरकार इस वंशवादी परंपरा का विरोध कर रही है। और भारत के जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उनके द्वारा अभी रोज ही कोई ना कोई ऐसा बातचीत हो रहा है जिसकी वजह से यह मुद्दा बार बार चर्चा में आ रही है। चलिए, तो ये सारे के सारे प्रावधान हो गए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे वर्तमान जो उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भी करते हैं अगले सीजीआई के संदर्भ में। आगे नेक्स्ट उसके बाद जाकर के देख लीजिए तो क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124(2) है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है ये आर्टिकल, और इसी तरह हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 217 यानी 217 है, ठीक है, इसके तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और अन्य जजों की बात करें तो वो करते हैं राष्ट्रपति, और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति तो नाम मात्र के लिए होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव के पास, सरकार के पास ये अधिकार होता है। तो और लेकिन सिफारिश की बातें करें तो ये कॉलेजियम के द्वारा जो लिस्ट भेजा जाता है उसी लिस्ट से उम्मीद की जाती है कि सरकार उसको मंजूरी दे दे। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने ये है कि 18 से 19 नवंबर 2022 के बीच आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर। नो मनी फॉर टेरर जो है वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और जो टेरर एक्टिविटी से रिलेटेड जो फाइनेंस है उनको हवाला वगैरह सबके तहत जो होती है उनको रोकने, उनके आदान प्रदान को रोकने, उन पर ध्यान रखने के लिए नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन बुलाया जाता है। और इसके तहत जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसका आयोजन पूछा है कि कहां पे हुआ था 18 और 19 नवंबर को। तो आपको एक चीज बता दूं कि इसका 18 और 19 नवंबर को जो इसका आयोजन किया गया था वो किया गया था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, भारत में। तो नो मनी फॉर टेरर का क्या हुआ था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये बुलाई गई थी 18 to 19 नवंबर 2022 को न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में बुलाया गया था। नो मनी फॉर टेरर का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। आगे नेक्स्ट बेसिकली इसमें देखें तो कितने देशों ने भाग लिया था, ऐसे देश जो आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं तो 72 देशों ने भाग लिया था, 72 कंट्री और 15 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। 72 कंट्रीज और 15 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें भाग लिया था। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, आपको याद होगा शार्ली एब्दो वाला जो एक हुआ था विवाद, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। और उसी दौरान 2018 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा एक पहल के तहत 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत भी इसका मेंबर है और इस तरह से भारत को अध्यक्षता मिली और भारत ने इसका आयोजन नई दिल्ली में किया था नवंबर 2022 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि 21 नवंबर 2022 को किसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बेसिकली रोबोटिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली रोबोटिक्स होता है। तो भारत को भी इसका मेंबर बनाया गया है, आप लोगों को पता होगा भारत भी इसका मेंबर है। और भारत को जो है वो 21 नवंबर 2022 को भारत को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और भारत इसका क्या बना है, भारत अध्यक्ष बना है। किसका, तो भारत चेयरमैन बना है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या बना है, चेयरमैन बना है। नवंबर में इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया है। आगे देख लीजिए, उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो भारत ने फ्रांस से यह अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी इससे पहले फ्रांस इसका अध्यक्ष
था। जीपीआई पहल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सपोर्ट करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया। तो मेन इसका पर्पस क्या है, जीपीएआई क्यों बनाई गई है? तो इसलिए बनाई गई है कि सपोर्ट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट, यानी मानव पर केंद्रित ऐसे विकास जिससे मानव को फायदा हो सके, उससे संबंधित ये गठित की गई है। और इसकी जो अध्यक्षता है, आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है और भारत में ही इसका आयोजन भी किया गया था। भारत का अध्यक्ष अब जाकर के भारत को इसका फिलहाल अध्यक्ष बनाया गया है। आगे इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून 2020 को इसकी स्थापना हुई थी और फिलहाल अगर देखें तो इसमें इनिशिएटिव में 15 मेंबर शामिल है, जिसमें से अगर बात करें तो इंडिया फाउंडर मेंबर है, यानी संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इसमें शामिल है। उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि 23 और 25 नवंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में प्रसिद्ध युद्ध नायक लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनी, इनका संबंध किस राज्य से था? द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस वॉर हीरो लाचित बोरफुकन वाज सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 23rd to 25th नवंबर 2022। टू व्हिच स्टेट डिड ही बिलोंग? तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अहोम साम्राज्य हुआ करता था 13वीं सदी में। असम में अहोम नाम का साम्राज्य बना था और उस अहोम साम्राज्य में, ठीक है, एक सेनानी हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था लाचित बोरफुकन। और 1671 में एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में उसको कहा जाता है सराय घाट की लड़ाई। सराय घाट की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत वालों को, यानी कि मुगलों को, जो कि असम में एंटर करके नॉर्थ ईस्ट को जीतना चाहते थे, इनके इस प्रयास को विफल कर दिया था और मुगल नहीं जीत पाए थे नॉर्थ ईस्ट को सराय घाट की युद्ध में। 1671 को यह लड़ाई हुई थी। तो असम के अहोम साम्राज्य के, और उसके बाद अहोम साम्राज्य एक लंबे समय तक रहा है, बहुत बड़े साम्राज्य तक, यहां तक कि दिल्ली सल्तनत और मुगल के साथ साथ ये पैरेलल रहे, लेकिन कभी भी दिल्ली सल्तनत और मुगल वाले इन पे कब्जा नहीं कर पाए थे। और उसके महान सेना नायक थे जिनका नाम था लाचित बोरफुकन और उनका 400वीं जयंती मनाई गई है। कब? 23 से 25 नवंबर, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर को इनका बर्थडे था। तो 23, 24 और 25 को मनाया गया था दिल्ली में। तो कहां के थे लाचित बोरफुकन? तो लाचित बोरफुकन असम के थे और अहोम साम्राज्य के महान सेनानी थे, सेना नायक थे। ये देख लीजिए, उनका ये मूर्ति यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे तो दिल्ली में बेसिकली अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को और इस तरह से 400वीं जयंती इनकी मनाई गई है लाचित बोरफुकन की। दिल्ली में महान ये क्या सेनानी थे और ये असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में जो अहोम साम्राज्य है उसके सेनापति हुआ करते थे। अहोम साम्राज्य देख लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में कि दिल्ली सल्तनत और मुगल के दौरान भी वो उनके कब्जे में नहीं थे। 600 सालों तक ये अपनी संप्रभुता को बनाए रखे थे। गोरुल्ला वार में ये लोग एक्सपर्ट हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने कभी भी दिल्ली से आक्रमण करने वाले को जीतने नहीं दिया। असम में इनका साम्राज्य जो है वो 600 सालों तक बना रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी नवंबर 2022 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। नवंबर 2022 में दक्षिण भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कौन से शहरों के बीच आरंभ की गई? साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन व्हिच टू सिटीज इन नवंबर 2022? तो नवंबर 2022 में अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में आप लोगों को तो पता ही है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है। तो दक्षिण भारत के तो कई सारे शहरों के बीच में अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लग गई है। लेकिन यहां पे पूछा यह जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि एक सेमी बुलेट ट्रेन है, सेमी बुलेट ट्रेन का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेन जिसकी रफ्तार जो है वो 320 किलोमीटर से कम होती है, 300 से कम होती है, लेकिन 200 से ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है सेमी बुलेट। तो ये जो सेमी बुलेट ट्रेन है वो चेन्नई मैसूरू के बीच में चलाई गई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी देकर के इसको रवाना किया गया। तो चेन्नई और मैसूरू के बीच में नवंबर 2022 में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो 11 नवंबर 2022 को
ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केसीआर रेलवे स्टेशन से इनको रवाना किया गया। ठीक है, आगे बेसिकली ये इसका नाम ट्रेन 18 या T18 होगा, आप लोगों को पता ही होगा, टेक्निकल नाम है। और ये पूरी तरह से एक ट्रेन होती है जिसमें अलग से कोई इंजन नहीं होता है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रेन है जिसको चेन्नई में बनाया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है वहां पे इसको बनाई गई है। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है वहां पे इसको तैयार किया गया है। और दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो साउथ इंडिया में चली है वो चेन्नई और मैसूरू के बीच में प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी देकर के रवाना किया। बाकी कुछ और भी ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे इन लोगों को मैं अरीटापट्टी विलेज जो है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा इस न्यूज को, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उसके बाद जाकर के बाकी चीजें आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो कुछ और भी न्यूज जो थे जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अचंता शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITF का एथलीट कमीशन में चुने गए हैं। और ये पहली बार कोई भारतीय व्यक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने गए हैं, अचंता शरत कमल। इसको भी मैं पीडीएफ में मैंने ये कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा एक बार, मल्टी टाइम आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। बाकी टेबल टेनिस जो मुख्यालय है देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का जो मुख्यालय है आप लोग देख लीजिए लाजेन में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो कुल मिलाकर के ये है नवंबर 2022 का न्यूज। कल के क्लास में हम लोग दिसंबर 2022 का न्यूज करेंगे और परसों के क्लास में 1 ईयर का जो बिहार करंट अफेयर्स का जो स्पेशल जो होगा वो कराएंगे। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो यूनिक व्यूअर्स हैं जो लगातार वॉच कर रहे हैं और रेगुलर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स है, जितने व्यूज है उस हिसाब से उतने सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोग कई सारे स्टूडेंट जो है वो रेगुलर देख तो रहे हैं लेकिन आप उनको स्किप कर देते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग एक चीज बता दूं कि सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार हो सकता है आपके दिमाग से हट जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करते हैं तो। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक बार सेशन को लाइक भी कर दे। और भी कोई आप लोगों की डिमांड है या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं प्रॉपर रिप्लाई करूंगा और इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करूंगा। पीडीएफ के लिए JH एजुकेशन 1 नाम के टेलीग्राम चैनल को सेम इसी नाम से है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए फ्यूचर में और भी बहुत सारे जो हमारी प्लानिंग है उसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। और मेंस के खास करके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी के साथ साथ जो मेंस के टॉपिक है उनके आंसर राइटिंग पे भी बात होगी करंट अफेयर्स के टॉपिक पे। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए। सभी लोग अभी के सेशन के लिए जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।